तो एक दफा फिर से इंडिया नेपाल के बीच में लड़ाई का मौका हो चुका है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को लगे हुए 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली को बने हुए तकरीबन 2.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इंडिया से कोई भी इन्विटेशन उनके लिए नहीं आई थी कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करें। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अब ये होने जा रही है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट करने जा रहे हैं और अब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ ताल्लुकात खत्म करके चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने वाला है। इस बारे में इंडियन मीडिया क्या बात करते हैं कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर चाइना जाके वहां पे क्या डील करने वाला है। आइए आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। नमस्कार, आज हम नेपाल की बात करेंगे। खबर आ रही है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो अपनी पहली विजिट करेंगे वो अब चाइना की करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मैं बैठा रहा, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, यानी कि भारत ने बुलाया नहीं, इसलिए अब मैं चीन में जाऊंगा। वो हमेशा से चाइना का कार्ड खेलते रहे हैं। चाइना प्रो माने जाते हैं, बीजिंग में भी माने जाते हैं, काठमांडू में भी माने जाते हैं और न्यू दिल्ली में भी माना जाता है कि वो हमेशा से एक प्रो चाइनीज़ उनका एटीट्यूड रहा है, या यूँ कहें कि चाइना कार्ड खेलना जानते हैं। जबकि वहाँ पर जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे प्रचंड, जिनको कि पुष्प कुमार दहल उनका पूरा नाम है, वो पिछली बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत आते हैं सबसे पहले और कहते हैं इंडिया फर्स्ट। लेकिन ये भी जब 2008 में पहली बार बनते हैं तो चीन में जाते हैं सबसे पहले। तो ये एक बड़ी विडंबना है। एक तो जो राजनीतिक स्थिरता है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है नेपाल में। पिछले लगभग अगर यूँ कहें तो पिछले 15-16 साल में वहाँ पर 25 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो बिल्कुल राजनीतिक अस्थिरता है और ख़ास करके जो वहाँ पर दबदबा है वो कम्युनिस्ट पार्टीज़ का है। प्रचंड भी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, जो केपी शर्मा ओली हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। अलग अलग नाम है उनकी, मार्क्सिस्ट लेनिन है, इनकी केवल मार्क्सिस्ट है या माओ है। तो इस वजह से वहाँ पर कम्युनिस्टों का बोलबाला है। और जो सारी कहानी कम्युनिस्टों की सत्ता में आने की शुरू होती है वो 2001 से शुरू होती है, जब वहाँ के जो राजा थे वीर विक्रम वीरेंद्र शाह, उनको रात को एक फंक्शन चल रहा होता है, उसमें उनके बेटे के द्वारा उनको गोली मार दी जाती है और पूरे परिवार को मार दिया जाता है। बाद में वो खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। किंग दीपेंद्र उनका नाम होता है। लेकिन उसके बाद जो सत्ता है उनके भाई के हाथ में जाती है, किंग ज्ञानेंद्र के हाथ में जाती है। लेकिन वहाँ पर वो जो राजशाही है, जो अकेली हिंदू डायनेस्टी थी उस वक्त पूरे विश्व में, वहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर पाती। और जो माओवादियों की मूवमेंट चल रही थी लगभग 1990 के दशक से, वहाँ पर वो हावी हो जाती है और फिर वहाँ पर समझौता होता है। फिर वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके बाद वहाँ पर रिपब्लिक डिक्लेयर होता है। अकेला हिंदू राष्ट्र था, उसका वो तमगा छीन लिया जाता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि कम्युनिस्ट, माओवादी, मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट, इन सब का जो एक लिंक है वो चीन से डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, क्योंकि चाइना में भी कम्युनिज्म पूरे तरीके से है। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा है नेपाल में। और इसी को हमें समझना है कि भारत को चिंता होती है जब नेपाल चाइना की गोद में जाकर बैठने लगता है, क्योंकि उसके लिए अगर हम भारत के मैप को देखें तो समझ आता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है नेपाल। और चाइना की क्या स्ट्रेटजी है, चाइना किस तरह नेपाल में पहुंच रहा है, उसको भी हम देखेंगे। फिर समझ में आएगा जो बात है वो बहुत गंभीर है भारत के लिए, खास करके सिक्योरिटी एंगल से देखें। अगर हम उस तरीके से देखेंगे, नेपाल एक छोटा सा देश है, क्या कर लेगा, छोटी सी आबादी है, इकॉनमी नहीं है, वो तो हमारे यहाँ आते हैं काम करने, उससे बात नहीं बनती। क्योंकि जियोग्राफिक जो है उसकी जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए। यही जो इशू है नेपाल का भी यही इशू है कि जब भी भारत हमें देखता है तो अपनी दृष्टि से देखता है, कभी ये नहीं देखता कि हम भी एक देश हैं। तो नेपाल की जो भारत से गुस्सा है वो भी इसी बात को लेकर है कि वो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से हमें देखता है। भारत तो वैसे ही देखेगा, लेकिन नेपाल को इस बात की हमेशा से गम रहा है। उसको भी देखेंगे क्यों उसको ऐसा लगता रहा है। तो ये भारत में आते हैं तो कहते हैं भारत फर्स्ट है, लेकिन केपी शर्मा ओली बनते हैं अब तो वो कहते हैं कि भारत फर्स्ट नहीं है, चीन फर्स्ट है। तो चाइना का कार्ड भारत के साथ लगातार खेला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बाउंड्रीज देखें तो भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है लगभग 1751 किलोमीटर है। बहुत बड़ी बाउंड्री हो जाती है। यूपी बिहार का बहुत बड़ा एरिया लगता है, वहाँ पर उत्तराखंड का लगता है। तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री है। वहीं अगर नेपाल और चाइना की बाउंड्री देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर की है। तो दोनों देशों के साथ जो नेपाल की बाउंड्री है काफ़ी है। और ख़ास करके जो चाइना के साथ वाला है वो तो बहुत कठिन एरिया है। भारत के साथ वाला तो तराई वाला एरिया है लगभग, जहाँ पर लोग आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी दोनों जगह पर बाउंड्री बराबर है। तो चाइना और भारत के लिए नेपाल का जो महत्व है लगभग बराबर है। इसीलिए नेपाल को भी लगता है
कि मैं दोनों तरफ से आराम से अपना फ़ायदा उठा सकता हूँ। अब देखना होगा किस तरफ ये सारा माहौल जा रहा है। तो अगर मैप के हिसाब से देखें, यहाँ पर देखिए नेपाल है, नेपाल के अलावा जो चाइना है उसकी बाउंड्री लद्दाख के साथ भी लगती है, यहाँ पर उत्तराखंड के साथ भी लगती है, फिर यहाँ पर सिक्किम के साथ भी लगती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है। भूटान का इसलिए नाम ले रहे हैं, भूटान की भी बात आएगी, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो इस पूरे एरिया को क्लेम करती है। किस तरीके से उसको समझेंगे। तो भारत के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना अब बिल्कुल उसके बॉर्डर पर आ गया, जो कि 1950 तक नहीं था। ये सारा एरिया जो था ये तिब्बत का था। तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था जहाँ पर चाइना का कुछ भी दबदबा नहीं था। तो भारत की जो बाउंड्री थी चाइना के साथ थी ही नहीं। वो डेलिबरेटली माओ ने वहाँ पर युद्ध करके तिब्बत को कब्जा करके अपने हथियार लिया। इसी वजह से नेपाल की बाउंड्री, जो नेपाल तिब्बत बाउंड्री थी, वो नेपाल चाइना बाउंड्री बदल गई। भारत की बाउंड्री, जो भारत तिब्बत बाउंड्री थी, वो भारत चाइना बाउंड्री बदल गई। और अब चाइना और भी बहुत सी बाउंड्रीज बदलने के फिराक में रहता है, जैसा कि उसने बदला भी 1962 के युद्ध में और अभी भी क्लेम करता रहता है। बहुत इशू बने रहते हैं। तो अब पहले नेपाल की ग्रीवियंसेस देख लेते हैं कि नेपाल को ऐसा क्यों लगता है कि भारत हमारे साथ एक छोटा व्यवहार करता है। सबसे बड़ा सबूत है 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए वहाँ पर किस तरीके से नेपाल को नीचे दिखाया गया है, वो नेपाली अब समझते हैं, क्योंकि अब जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी लोग उस तरीके से जागरूक होते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब ट्रीटी साइन हो रही है, एक तरफ तो है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से कौन, महाराजा शमशेर जंग बहादुर राणा, जो कि कमांडर इन चीफ भी हैं, और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो साइन कर रहे हैं। वहाँ पर साइन कौन कर रहा है, हिज एक्सीलेंसी श्री चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, अम्बेसडर ऑफ इंडिया इन नेपाल। मतलब हमने इतना भी कष्ट नहीं किया कि न्यू दिल्ली से जाकर काठमांडू में कोई उसको साइन कर दे। वहीं पर जो व्यक्ति बैठा था, अम्बेसडर था वो नेपाल में, वहीं पर था, उसने काठमांडू में बैठ के साइन कर दी। तो पहली ग्रीवेंसेस है, वो चाहते हैं इस ट्रीटी को बदला जाए। क्यों बदला जाए, इसके जरिए म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है वो तो हो रहा है, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी क्लॉज हैं, डिफेंस के क्लॉज हैं कि आप उससे हथियार नहीं खरीद सकते, आप इससे रिलेशन नहीं रख सकते। तो उसको अब बदलना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है नेपाल के लोगों का, कि ये एक तरह से हम पर थोपी गई है। इस तरीके से लग रहा है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और हम छोटे से कोई वासल स्टेट हैं जो कि ट्रिब्यूट पे करते हैं, तो हमारे साथ ऐसी संधि की गई है। पहली बात ये इनका इशू है। दूसरा, बहुत बार भारत ने ब्लॉकेट किया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट। जो सबसे रिसेंट था वो 2015 में था। उसका भी कारण था, क्यों किया। भारत का कहना है कि मैंने नहीं किया, नेपाल का कहना है कि तुमने किया। 1989 में भी उन्होंने एक ब्लॉकेट किया भारत ने। कारण था 1988 में जो नेपाल है उसने चाइना से कुछ आर्म्स मंगा लिए। भारत का कहना था कि ट्रीटी के विरोध में, और वहाँ पर 89 में ब्लॉकेट कर दिया। ब्लॉकेट भारत क्यों कर पाता है, क्योंकि जो नेपाल है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको ट्रांजिट दिया गया है भारत से व्यापार करने का कलकत्ता के पोर्ट के थ्रू, और भारत का जब मन करता है वहाँ पर ब्लॉकेड कर देता है, इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा देता है। खास करके जो तेल की जो आपूर्ति है उसको रोक देता है। 1989 में भी यही किया, 2015 में भी यही किया। उसका कारण था वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम आगे समझते हैं कि आखिर वो इशू क्या था। तो लेकिन इस वजह से हो क्या रहा था, वहाँ पर बहुत जो है हालात ख़राब हो जाते हैं, भूखमरी मच जाती है। लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 मिलियन जो बच्चे थे वहाँ पर भूखे मर सकते थे, ऐसी नौबत आ गई थी। जिस तरीके का 6 महीने वो ब्लॉकेट चलता है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, जिसको कि नेपाल मानता है। और नेपाल का इतना ही नहीं मानना है, नेपाल ने कहता है कि ये भारत ने जब किया तो नेपाल का सबसे बुरा समय चल रहा था, क्योंकि अप्रैल 2015 में ही वहाँ पर भूकंप आया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ था। पूरा जो सिस्टम था एक बार चरमरा गया था। ऐसा ही 1988 में भी हुआ था, वहाँ पर भूकंप आता है और 1989 में ब्लॉकेट हो जाता है। तो नेपाल का कहना है कि भारत बुरे समय में हमारा साथ नहीं देता, जबकि भारत देता है। भूकंप के टाइम भारत ने मदद की, लेकिन अब नेपाल को ग्रीवेंसेस हैं तो वो बार बार उसको जाहिर करता है। लेकिन 2019 में भारत ने एक पाइपलाइन है मोतिहारी से लेकर नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर की, वो चालू हो गई है। अब ऐसा ब्लॉकेड होगा तो वहाँ पर जो तेल की आपूर्ति है वो बाधित नहीं होगी। तो भारत बहुत सारी ऐसे काम भी करता है जिससे नेपाल को फ़ायदा हो, लेकिन नेपाल की ग्रीवेंसेस लगातार बनी रहती हैं। इसके अलावा जो 2015 में ब्लॉकेड होता है उसका कारण था मधेशी लोग।
मधेशी लोग वो है जो तराई बेल्ट में रहते हैं, यानी कि जो यूपी बिहार के साथ सारी बेल्ट लगती है, वहाँ पर मधेशी लोग और थारू लोग दो इंडिजिनस लोग हैं जो अलग से डिमांड करते हैं। जो कहें तो लगभग वो यूपी बिहार के लोग हैं जिनकी जो भाषा है वो भी वैसी है, खान पान वैसा है, शादी ब्याह इधर उधर होता है, त्यौहार मनाए जाते हैं और बॉर्डर ओपन है तो आते जाते रहते हैं। 2015 में जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोविज़न कर दिया जाता है कि जो मधेशी लोग हैं और थारू लोग हैं, जो कि 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है नेपाल की, उनको सीट दी जाती है 165 में से 65, और जो 100 सीट दी जाती है वो उनको दी जाती है जो 50% है पॉपुलेशन की, यानी कि पहाड़ी लोग जो पहाड़ में रहते हैं नेपाली। तो वहाँ पर इशू बना, उनका कहना है मधेशी लोगों का उस वक्त 2000 में कि ये गलत है कॉन्स्टिट्यूशन और हमें हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो इस तरीके से लाइन से बना के दे दिए जाएँ जिसको हम मधेश और लुम्बिनी कह सकें। लेकिन नेपाल ने जो पास किया उन्होंने जानबूझ के उसमें पहाड़ी इलाके मिक्स किए ताकि जो डोमिनेशन है वो मधेशी लोगों की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ना हो। और भी बहुत सारे इशू थे, उनको पूरी नागरिकता नहीं मिल रही है, उनको सिविल सर्विस में उस तरीके से मौका नहीं है, तो बहुत सारी डिमांड थी, इसके लिए वहाँ पर ब्लॉकेड होता है। तो उसके बाद भारत और भूटान के बीच में भी डोकलम का इशू आता है, भारत भूटान और चाइना के बीच में डोकलम का इशू आता है। लेकिन उसके अलावा गलवान वैली में क्लैश होता है 2020 में, तब केपी ओली वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। जब 2020 में गलवान वैली का क्लैश होता है उसके तुरंत बाद होते ही केपी ओली ने कहा कि जो ये वाला एरिया है लिपुलेख वाला, काला पानी वाला, ये हमारा है। देखिए किस तरीके से चाइना का एंगल है उसमें, हर चीज़ में चाइना ही नहीं चाहता कि मधेशी लोगों को ज़्यादा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि मधेशी लोग लगभग वो लोग हैं जो यूपी बिहार से मिलते जुलते सेम भाषा है, और चाइना को चाहिए ऐसे लोग जिनका कल्चरली इंटरलिंकेज भारत के साथ कम हो। जबकि भारत में गोरखा लोग आकर रेजिमेंट में है, गोरखा रेजिमेंट है, सेना में है बाकायदा, हम भी उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी आर्मी के लोगों को भी, और उनको पेंशन भी मिलती है जो सैनिक जाकर वापस नेपाल में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद चाइना चाहता है कि कल्चरली ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आए जिनका ज़्यादा लिंक भारत के साथ ना हो, कल्चरली थोड़े से अलग हों। तो 2020 में जैसे ही गलवान वैली का क्रैश होता है, वहाँ पर नया जो नक्शा था वो नेपाल ने जारी कर दिया, और 2024 में अब तो नोट में भी वो नक्शा दिखा दिया है उन्होंने। यहाँ पर वो एरिया है जिसको शो किया गया है जो कि भारत के उत्तराखंड में है। तो देखिए इतने सारी ग्रीवेंसेस नेपाल को है, या यूँ कहें कुछ ग्रीवेंसेस तो उसने मैप वाली जैसे ये जानबूझ के खड़ी की है, चाइना के कहने पे ऐसे साफ प्रतीत होता है। भारत और नेपाल में और भी बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, महाकाली ट्रीटी है जिसमें भारत को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, वो अभी पूरा नहीं हो पाया, रेल लाइन भी बनानी है। भारत लगा हुआ है अपनी तरीके से, किसी तरीके से वहाँ पर जो लिंकेज है वो प्रॉपर हो जाए। लेकिन चाइना तो चाइना है, चाइना के पास पैसा ज़्यादा है, और जो चाइना ने किया है उसने भारत के होश पूरे तरीके से उड़ा दिए हैं। क्योंकि अब जो एक हिमालय था जिसको जब 1962 का युद्ध होता है उससे पहले समझा जाता है। तो आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात इन दिनों में उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जो नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, जिसके बारे में अक्सर इंडिया वाले कहती भी है कि ये चाइना का काफी क्लोज रहता है और चाइना के साथ ही रहता है, मतलब चाइना की काफी सारी बातें मानता है। तो अब होने को कुछ यूं हुआ है कि भाई नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उन्होंने कहा है कि भाई मैं चाइना का दौरा करने जा रहा हूँ या चाइना का विजिट करने जा रहा हूँ। तो इससे इंडिया को काफी बुरा लगा। इंडिया वाले कह रहे कि यार क्यों ये जा रहा है। इंडिया वाले कह रहे कि नेपाल को चाहिए कि नेपाल को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ना कि चाइना के साथ। और नेपाल जो है वो चाइना को विजिट करने जा रहा है, चाइना का, और चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। नेपाल के इंडिया के साथ तभी अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं जब इंडिया वाले नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहे। क्योंकि आप सबको पता है कितने अरसे से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में काफी खराबी आई हुई है, और ये खराबी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि नेपाल इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है, इंडिया वाले भी नेपाली ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। अभी तो यही होना चाहिए था कि नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे। नेपाली पीएम को विजिट करवाने के लिए बोला जा रहा था, नेपाली पीएम का विजिट करवाना चाहिए था इंडिया में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जिसकी वजह से नेपाल वालों को काफी बुरा लगा और नेपाल वाले अब चाइना जा रहे हैं। तो नेपाली प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना चले जाता है तो इसमें चाइना को तो फायदा है, नेपाल का भी काफी ज्यादा फायदा है, और चाइना अपना मतलब कभी भी नहीं छोड़ता। आप सबको पता है कि नेपाल के साथ वो ऐसा डील कर लेगा जिससे इंडिया को काफी नुकसान होगा। तो फिर इंडिया वाले कहेंगे कि यार नेपाल ने चाइना की तरफ बात की। तो होना तो यही चाहिए था इस टाइम पे कि इंडिया को सबसे पहले नेपाली पीएम को इन्वाइट करके बुलाना चाहिए था और फिर उसके साथ डील कर लेने चाहिए थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेफिनेटली नेपाल के पास दूसरा ऑप्शन चाइना ही है, इसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो वहीं जाएंगे और वहीं पे ताल्लुकात बेहतर करेंगे। आप लोगों की राय इसके बारे में क्या है मुझे लाजमी बताइएगा।